It is a time to listen to our chief guest, Professor R.P. Pathak sir, who is a renowned academician, writer, a very good orator. And if you talk about Professor R.P. Pathak sir, उसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, नाम ही काफ़ी है. So without further ado, now I invite Professor R.P. Pathak sir. सबसे पहले मैं वो जिया बैठा है लास्ट में क्या, अरे इधर आ जाओ, कहाँ हो? सबसे पहले मैं इस गौरवशाली परंपरा के स्नातकोत्तर महाविद्यालय और इसके उपलब्धियों को बधाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे चीफ गेस्ट को भी चीफ गेस्ट बनाया। ये उनकी बड़प्पन है, उसमें हमारा कुछ नहीं है। डॉक्टर स्वाति सुचरिता नंदा जी, मधु सिसोदिया जी, मैडम विकास, ये अजय जी तो है ही हैं मीडिया प्रभारी, और वो जियाउद्दीन, पर प्रतिमा जी, अगर किसी का नाम छूट जाए तो ऐसा नहीं है कि मैं लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब साठी के चूर्ण के अभाव में गेहूं की चूर्ण से भी सत्यनारायण की कथा होती है। इसलिए अगर मुझे बुलाया गया तो मैंने सोचा कि भाई जिस ज़माने में कैशलेस चल रहा है, बेसलेस चल रहा है, तो नॉलेजलेस भी कहीं चल जाए, ये सोच करके मैं यहाँ आया। गौरव मिश्रा बैठ जाओ। अब वो उम्र नहीं रही, नहीं तो आवाज़ तो लहुरा वीर तक जाती। बहुत सारे प्रश्नों को प्रतिमा जी ने एक साथ उठाया। पंथ निरपेक्षता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद दोनों एक साथ नहीं चल सकते, पर आज की विडंबना है कि एक पर जोर देकर दूसरे का सहारा लेने की बात कही जाती है। भारतीय राजनीतिक चिंतन बहुत विशाल है, इतना व्यापक है। अरे इंद्रजीत, हाँ आइए आइए। प्रोफेसर मिश्रा भी आ गए हैं, और तो मैं ज़्यादा बातें उस तरफ न कह करके शुरू यहाँ से करूँगा। भारतीय चिंतन ये विश्वास करता है कि सर्वे धर्मा राजधर्मे प्रविष्टा, सभी धर्म राजधर्म में आ जाते हैं, ऐसा युधिष्ठिर ने कहा महाभारत में। और यही बात उधर प्लेटो और अरस्तु ने भी कहा है, क्योंकि उनके चिंतन में नैतिक और राजनैतिक एक दूसरे से गुथे हुए थे। भारतीय चिंतन प्राचीन भारत का एक डिक्टम है कि नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। ये भारतीय चिंतन उसे 3 दिशाओं में बांधने की कोशिश की गई है। पहला धर्मशास्त्र, दूसरा अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र की ही विकसित परंपरा में जो तीसरा मान लेते हैं वो है नीति शास्त्र। धर्मशास्त्र, जैसा प्रतिभा ने कहा, धर्म एक बड़ा विशाल विषय है। ये अंग्रेजी के रिलीजन से पर्याप्त अर्थ नहीं देता है। अंग्रेजी का रिलीजन बहुत ही संकुचित है। पश्चिम में उसने चर्च बनाम राज्य को हजारों साल तक लड़ाया। ये धर्म वो है
जो धारयते इति धर्मः यतो अभ्युदय निःश्रेयः सिद्धि सधर्म धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचमिंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। प्राचीन भारतीय शास्त्रकारों ने भारतीय चिंतन में धर्म को कोई अंतिम स्वरूप नहीं दिया है, अंत में आके उसके 10 लक्षण बता करके उसको छोड़ दिया। यह रीत की परंपरा से विकसित हुई विचारधारा है जिससे धर्म, समाज और राज्य ये तीनों ही पैदा होते हैं। क्योंकि अब प्रतिमा जी ने मुझसे फ़ोन पर कहा कि सर 45 मिनट तो थोड़ा कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, अगर इजाज़त हो तो, नहीं तो मैं उसी हिसाब से अपने को एडजस्ट कर दूंगा, समय रहेगा थोड़ा बहुत ना। जिसे हम धर्म के अर्थ में लेते हैं, यह भारत में दोनों था, लौकिक भी था और पारलौकिक भी था। समय के साथ जो पारलौकिक था वह धीरे धीरे समाज की आवश्यकता के अनुरूप लौकिक होता चला गया। और अब इफ़ यू गो थ्रू ए बुक रिटन बाय चार्ल्स ड्रेकमेयर which was written long back in 1962, the early community in India, you will surprised to know that in what way he is going to sketch the whole gamut of the political philosophy. And he ultimately comes to the conclusion that state in fact was not the prime force to establish the norms of the society. ये हम में से बहुत लोग कन्फ्यूजन करते हैं। प्राचीन भारत में पक्षपात विहीन धर्म सापेक्ष राज्य था और राज्य का वास्तविक उद्देश्य लोक कल्याण था, जिसे पीपुल्स वेलफेयर कहते हैं। हमारे यहाँ अर्थशास्त्र के लोग बैठे होंगे, जिन बातों को पिग्यू और बेवरिज ने 18वीं शताब्दी में आकर के वेलफेयर स्टेट की बात कही, जिसे बीपी लूथरा वगैरह ने किताबें लिखी, ये हमारे यहाँ बहुत पहले था और कहाँ था, उसी पर मैं आने का प्रयास कर रहा हूँ। धर्मशास्त्रों को विशेष रूप से अपनी जगह छोड़ करके मैं, जैसे धर्मशास्त्र मूलतः वो आचार शास्त्र हैं समाज विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, जिनसे जीवन का लौकिक पारलौकिक दोनों जगत साधा जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मानव धर्मशास्त्र आप पढ़ते हैं तो वो क्या कहता है, एतद्देश प्रसूतस्य शकाशात् जन्मनः स्वम समचरितम शिक्षरेण पृथिव्याम सर्वमानवा, कहता है ना। तो पृथ्वी के जितने भी मनुष्य रूपी जीव हैं, उन सभी के लिए जीवन में कुछ न कुछ कर्तव्य निर्धारित है। शास्त्रों का क्रम उल्टा है। यहाँ धर्म, अर्थ, काम और लास्ट में मोक्ष की इच्छा से लोग जगत का त्याग करने की बात करते हैं। राजनीतिक चिंतन इनकी व्याख्या करते हुए नीति शास्त्रों को एक ऐसा ग्रंथ मानता है जिसमें बृहस्पति उसनस की परंपरा है, जिसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे कौटिल्य के बारे में बात करने के लिए कहा गया है, इसलिए पहले का कहने लगूंगा तो 1 घंटा वही ले लेगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 1905 में प्रोफेसर श्याम शास्त्री ने उसकी खोज की थी मैसूर की लाइब्रेरी में। उसमें एक अंतिम श्लोक आता है, आर.पी. कांगले ने 1909 में उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया। उसमें अंतिम में एक श्लोक आता है कि जेन शस्त्रम च शास्त्रम च नंदराज गता च भू अमरसेणो धृता न्यासु तेन शास्त्रमिदं कृतम। उस जमाने में 50 पेज की प्रश्नोत्तरी लिखकर 3.5 किलोमीटर की अपनी डिग्री लिखना आरंभ में इसका चलन नहीं था। ग्रंथ परंपरा से लिखे जाते थे। यह उसनस बृहस्पति की परंपरा, अर्थशास्त्र की परंपरा है।
तो दो परंपराएं, मूल रूप से एक परंपरा धर्म और आध्यात्म की जो जीवन को पलायनवाद की ओर ले जाता है। जैसे आप देखिए, कभी अगर आप वेदों के बाद उपनिषदों को पढ़े होंगे जिनकी संख्या 108 है, उनमें 6 बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप जैसे कठोपनिषद को पढ़ेंगे तो कठोपनिषद में स्पष्ट कहा गया है कि श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तत् तो संप्रीत्य विविनक्ति धीरा। इस दुनिया में लुभाने वाली और इस दुनिया से अलग करके आध्यात्मिक जगत में ले जाने वाली दोनों चीज़ें मनुष्य के पास आती हैं, पर ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो किनका चयन करे। उस तरफ का जो पक्ष है उसको छोड़कर मैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र जिसकी बात मैं कह रहा था, इसकी जब खोज की गई और कौटिल्य वास्तव में महापद्मनंद से उनके व्यवहार से नाराज हो करके ही कौटिल्य ने है ना नंदराज गता चभो, उनसे राज्य और उनका खजाना वो सब छीन लिया। चंद्रगुप्त मौर्य वो पहले शासक थे 320-21 में, जिनका एक पूरे देश के स्तर पर बड़ा साम्राज्य कायम करने में चाणक्य या चंद्रगुप्त या विष्णुगुप्त या कौणपदंत, उनके 6 नाम हैं। हम लोग ज़्यादातर चाणक्य या कौटिल्य जानते हैं। अब आपको मैं क्या वो बताऊं कि हमारे यहाँ सिलेबस बन रहा था तो एक मोहतरमा ने कई बार मुझसे कहा, मैं हेड था, कि सर कहिए ना कि कौटिल्य पढ़ाया जाता है, उसकी जगह चाणक्य पढ़ाया जाए। तो मैं सोचा कि आई फंसे हो कहनाथ, अब बाहर के एक्सपर्ट, अब जैनू का दक्काक एक्सपर्ट, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शर्मा, वो भी 1 नंबर के। जब 2 बार कहीं मुझसे नहीं रहा गया, इशारा किया तब भी चुप नहीं हुई, तो सोचेंगे कि कम से कम यही कंट्रीब्यूशन हो जाए इतना हमारा सिलेबस बनाने में। मैंने कहा कि मैडम दोनों नाम एक ही है, इसलिए अगर विद्यार्थी सभी नाम न जाने तो ठीक है, उस पर बड़ा विवाद है। प्रोफेसर हरप्रसाद शास्त्री, प्रोफेसर विंटरनिच और कई ऐसे लेखक विचारक जिनके नामों से आप परिचित होंगे, वो लोग अलग अलग मानते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट प्योरली इंडोलॉजी और कल्चर के विषय हैं, राजनीति में उनका उतना वो नहीं होता है। पहला ग्रंथ अर्थशास्त्र आता है जो धर्मशास्त्र की परंपरा से पूरी तरह से अलग है, स्वतंत्र है, और देयर इज ए कंटिन्यूटी विद द चेंज, उसमें परिवर्तन हुआ है। त्रिवर्ग को साधने का, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों के साधने पर अब ज़्यादा जोर है। मोक्ष अगर लगे हाथ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाएगा। अब ये परंपरा आगे चल निकली है। इस परंपरा के अंतर्गत अगर आप कौटिल्य का पूरा अर्थशास्त्र पढ़ें तो आप देखेंगे कि उसमें 2 चीज़ें मेन रूप से हैं। पहला, हाउ टू मेंटेन द इंटरस्टेट रिलेशंस, विच इज इन अदर वर्ड्स इज अ फॉरेन पॉलिसी, एंड जो दूसरा है दैट इज़ द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। ये काम बेंथम 17वीं शताब्दी में कर रहा, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में। बेंथम का मुख्य जोर, पढ़ते होंगे मिश्रा जी बेंथम को या एडमंड बर्ग को पढ़ते होंगे, बर्ग तो और भी आगे है, 1729 से 1797। उन लोगों का ये मानना था कि कानून का सुधार, जेलों का सुधार समाज के सुधार के लिए आवश्यक है। अब सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में अगर कौटिल्य को समझना है तो हम लोग मंडल सिद्धांत और नीतियों पर आएंगे, थोड़ा बाद में आएंगे, क्योंकि बच्चे भी हमारे सामने हैं, इसलिए उसकी अभी मैं भूमिका बना करके यही जो है छोड़ देता हूँ। और दूसरा, प्रशासन का। दिक्कत यह है कि आजकल ज़्यादातर जोर जो दिया जाने लगा वो जोर प्रशासन पर नहीं। प्रशासन तो 5-5 किलो राशन बांट के आराम से बैठा है,
ज़्यादातर जोर रहा वो इंटरनेशनल स्टडीज़ के अध्ययन का, तो सारी ताकत उधर चली गई, इसलिए इधर वाला छूट गया। अब कौटिल्य प्राचीन भारत में राज्य और राजा दोनों एक ही है। विद्यार्थी बंधुओं को मैं कह रहा हूँ, क्या कहा मैंने कि राज्य और राजा दोनों एक ही है। जो राज्य की उत्पत्ति है वही राजा की उत्पत्ति है। ये आधुनिक काल का वो जो है जनसंख्या, प्रभुसत्ता, सरकार, ये जो चार तत्व हैं ये बहुत बाद के हैं। भारत में इनकी जगह पर प्रकृतियाँ रही हैं। मैं थोड़ा सा उसके दर्शन को वो करके तब फिर उस पर आऊँगा। उन प्रकृतियों में 7 रही हैं महत्वपूर्ण रूप से। अब सवाल इस बात का उठता है कि अगर राजा, चलिए धन्यवाद, वो राजतंत्र थे, ये ध्यान रखिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जो देवीदत्त शुक्ला ने रिपब्लिक्स इन एंशिएंट इंडिया या मनोरमा जौहरी ने एथिक्स एंड पॉलिटिक्स इन एंशिएंट इंडिया में जो वर्णन किया है वह उन गणराज्यों का है जो 6th सेंचुरी BC के बाद डेवलप हो रहे हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजतंत्रात्मक है, इसलिए राजा क्या है, राजा की आवश्यकता क्या है, राज्य की आवश्यकता क्या है, विधियों की आवश्यकता क्या है, इसके बारे में सोचना चाहिए। अर्थशास्त्र कहता है कि राजा चेन्न भवे लोके पृथिव्याम दंडधारकः जले मत्स्यानिवा भक्षन् दुर्बलम बलवत्तरा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा धरती पर एक महीधर किंग, वह दंड प्रदान करने वाला शासक है और बिना समुचित दंड दिए उन लोगों को जो इसके लिए पात्र हैं एक तरह से मात्स्य न्याय आ जाएगा। अब देखिए, पहले मात्स्य न्याय आता था तो हिसाब किताब ऊपर होता था। अब कौटिल्य ने ऐसे ही और इशारा कर दिया कि वो नीचे ही हिसाब किताब होने लगेगा। 18 प्रकार के दंडों को सुनेंगे तो चौंक उठेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो परिकल्पना बन रही है कि राजा को एक सशक्त महीधर शासक होना चाहिए, तो किस लिए होना चाहिए? क्या आवश्यकता है राजा की? एक तो आवश्यकता है मात्स्य न्याय की। पहली बार डिवाइन राइट टू किंग्स जो है वो ख़त्म हो रहा है, जिसको J.N. फिग्गिस ने डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स में, या K.B. कृष्णा, M.B. कृष्णा, जिन्होंने डिवाइन राइट्स ऑफ किंग में डिस्कस किया है, अब वो नाउ इट वाज ब्रश्ड असाइड। यह समय पश्चिम में हॉब्स, लॉक और रूसो से आता है, जो स्टेट की विल और आर्टिफाइस ट्रेडिशन है, इच्छा और कृत्रिमता का सिद्धांत। अभी तक तो ये था कि राजा भगवान का स्वरूप है। मनुस्मृति के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में जो बात कही गई है वो यही कही गई है कि राजा इस पृथ्वी पर बालक की तरह है, ऐसा मान करके उसका अपमान नहीं किया जा सकता है। बालो विना मंतव्यो मनुष्यति भूमिपः महती देवता हेसा नर रूपेण तिष्ठति। बालक के रूप में भी वो महान शक्ति के रूप में पैदा हुआ है, इसलिए उसे उसका अपमान नहीं किया जा सकता। नेपाल के महाराजा धीराज कभी भी पशुपतिनाथ दर्शन करने नहीं जाते। क्यों? क्योंकि भाई वो खुद ही भगवान इंद्र के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं, और वो पशुपतिनाथ मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है, तो अपना दर्शन करने तो कोई जाएगा नहीं। आजकल ऐसे भी दर्शन 2 तरह से होते हैं, एक दीर्घकालिक जो दिखें या न दिखें, जो मरणोपरांत होते हैं, और दूसरा तात्कालिक। जैसे बाबा विश्वनाथ जी के और सबके मंदिर में जो लोग जाएंगे तो वो एक दूसरा लक्ष्य दे के जाएंगे, लेकिन जिनके मन में दूसरा लक्ष्य है वो तुरंत हनुमान जी, संकट मोचन जी, भैरव बाबा, शहर के कोतवाल हैं, उनका दर्शन करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में टॉप कराते हैं, मनचाही लड़की से शादी कराते हैं, तत्काल फल देने वाले देवता हैं।
इस हिसाब से आजकल दर्शन भी होता है, और दर्शन कम प्रदर्शन ज़्यादा होता है। कौटिल्य की क्या सोच है? राज्य किस तरह से खड़ा हो रहा है। स्वामात्यो पुरम राष्ट्रम कोष दंडो सुहित तथा सप्त प्रकृतियों हेता सप्तांगम राज्य मुच्यते। राज्य की 7 प्रकृतियां होती हैं। उन प्रकृतियों को समझिए, तभी प्रशासन में आपको बहुत संक्षेप में कहूँगा, उसके लिए बेस्ट बुक है सम एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदू पॉलिटी। उसको जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ ले। BHU का प्रकाशन है, 6 रुपये दाम था पहले, 63 में प्रकाशित हुई थी। जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा, काफ़ी डिटेल उसमें वो चीज़ें दी हैं। अब इसमें राजा जो है उसके लिए पहली बार कौटिल्य के चिंतन में स्वामी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है राजा के लिए। और ये जो स्वामी है, इस स्वामी के लिए कहा गया अर्थशास्त्र में कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो इसकी ज़रूरत ये पड़ी कि मात्स न्यायाभिभूता प्रजा मनुवैवस्वतम राजानम चक्रिरे। मात्स न्याय से अभिभूत हो करके प्रजा ने वैवस्वत मनु को पहले अपना राजा बनाया। तो दिस वाज इन द ट्रेडिशन ऑफ द विल एंड द आर्टिफाइस, जिसे लोगों ने बनाया। तो इसमें महाभारत में सब जगह देखिए, महाभारत दैविक साथ साथ ये एक सामाजिक समझौते के सिद्धांत का भी पक्ष आ रहा है। तो जब सामाजिक हो जाएगा तो निश्चित रूप से वेलफेयर की ओर जाएगा ही जाएगा। कैसा कहा है कि राजा राज्य मिति प्रकृति संक्षेप, सारी शेष प्रकृतियां राजा में आकर संक्षिप्त हो जाती हैं। इसका मतलब है कि राजा ही सर्वोच्च है और राजा ही तीनों प्रकार की राजतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का सर्वोच्च है। ये जनतंत्र नहीं है। कुछ लोगों की आर्टिकल कभी मैं देखा है, वो तो कहीं भी जनतंत्र खोजने लगते हैं, मनुस्मृति में भी खोज डाले, तो वो एक अलग प्रसंग है। राज्य वास्तव में योगक्षेम के लिए आया है। योगक्षेम शब्द का मतलब है अप्राप्तस्य प्राप्ति योगः प्राप्तस्य रक्षणम क्षेमा। जो अब तक शासन ने प्राप्त नहीं किया है उसको प्राप्त करेगा, प्राप्त को विवर्धित करेगा, विवर्धित को संरक्षित करेगा और सत्पात्रों में बांटेगा। अब ये योगक्षेम अगर गीता में आप देखिए, गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के मुँह से ये निकला है, अनन्यास चिंतयमा ये जना परिपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अगर आप ऐसे नहीं पढ़े होंगे तो LIC के प्रचार पर पढ़े होंगे या टीवी पर देखे होंगे कि ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। यह जो योगक्षेम है यह राजा कैसे ले आएगा, उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण हैं, विशेषताएं हैं, कार्य हैं, पर उसमें उतने लंबे में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि विषय को मैं एक दूसरी तरफ ले जा रहा हूं कि रेलिवेंस कहाँ आ रहा है। अब इसका प्रश्न ये उठता है कि तो राजत्व तो कैसा होना चाहिए। ये फर्स्ट 4th century BC में दैट वाज नॉट द पुलिस स्टेट। प्लीज रिमेंबर द मच मोर एम्फेसिस वाज गिवन ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो जनता के लोक कल्याण के लिए यह खड़ा किया गया था। तो उसमें अर्थशास्त्र में एक श्लोक आया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजा नाम च हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजा नाम तु प्रियम हितम। द हैप्पीनेस ऑफ द किंग लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल। अब वो राजाओं का दौर गया जिसमें नहुस, सुदास, निमि, वेण ये लोग प्रतिज्ञा पालन नहीं करते थे और उनकी हत्या कर दी जाती थी। आपको इतिहास में ज्ञात होगा कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने सेना के निरीक्षण के समय की थी। आज भी उसकी उपयोगिता है, कोई एक शब्द नहीं बोला। और जब 12 अक्टूबर 1999 को मुशर्रफ ने पाकिस्तान में चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन लगाया तो जनता इतना ऊब गई थी
प्रधानमंत्रियों से कि एक भी कोई ब्लडशेड नहीं हुआ। ह्यूमन वैल्यूज आर द सेम एंड द यूनिवर्सल। उनका मूल वैसे ही रहता है, जो अंतर सभ्यता और संस्कृति में है उसी तरह का कुछ अंतर समझिए, उनका मूल ज्यों का त्यों बना रहता है। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि ऐसा कैसे हो पाएगा। कौटिल्य जिस जनपद की विशेषता बताता है उसमें जन और पद दोनों हैं। आजकल बड़ा तगड़ा जोर है CAA पर। आप देख रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 44। कौटिल्य क्या कहता है? जन कैसे होने चाहिए? 3 तरह के जन हो, भक्त शुच ऑफ पायस नेचर, कर्मनिष्ठ ऑफ इंडस्ट्रियस नेचर, और अनिवार्यतः शत्रु द्वेषी हो। ऐसा नहीं कि खाएं हिंदुस्तान की और गाँवें पाकिस्तान की। तो अगर ऐसे नागरिक होंगे, नागरिकता की इस विचारधारा को जो अरस्तु के काल से लेकर विकसित की गई, कौटिल्य ने उसे इस रूप में देखा कि जो अगर नागरिक हैं तो उनमें ये 3 विशेषता होनी चाहिए। और पद राष्ट्र में, पद मतलब जनपद भाई, जनपद वही शब्द जिला का है। क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जो ऊबड़ खाबड़ न हो, ककरीली पथरीली भूमि से न बना हो, बल्कि वो इतना उपजाऊ हो कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों और मवेशियों का भरण पोषण हो सके। इस हिसाब से उसने इन चीज़ों को देखा। अब जो अन्य तत्व हैं, उन तत्वों में अगर आप देखें तो मूल रूप से सेना, कोष और सुहृद 3 की चर्चा मैं करूंगा, बाकी उतने इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं। सेना के विचार ये आया कि भिन्नम राष्ट्रम बलम भिन्नम भिन्नामात्यादिको गणः। जितने मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, कौटिल्य में 20 तक मंत्रिपरिषद है। अब ये बात दूसरी है कि एक बार लालू प्रसाद यादव की सरकार बनाने के लिए जितने उनकी पार्टी ज्वाइन कर लिए उतने मिनिस्टर बन गए, वो अलग बात है। ये ज़्यादा लेटेस्ट फेनोमेना है। तो राजा को कोई भी शासन नीति पूर्वक करना है, और राजा स्वयं में नीति शास्त्रों में प्रजा का सेवक कहा गया है। अभी तक धर्मशास्त्रों में उसके पास असीमित अधिकार थे, क्योंकि राजाज्ञा देवाज्ञा के तुल्य थी। आप याद करिए उनको AJP टेलर और गुज की यूरोपियन हिस्ट्री की जो राइटिंग्स हैं। और राजा की अवज्ञा दंडनीय अपराध थी, और अब राजा के बारे में विचार बदलने लगे। अब वो ये आया कि अहम तो रक्षित्वा यो न रक्षति भूमिपः स संहृत्य निहंतव्य स्वेव सोनबाद कातरः। अगर राजा प्रजा की रक्षा करने में असफल रहता है, जिसकी उसने प्रतिज्ञा ली है ओथ के समय, तो उसकी पागल कुत्ते की तरह हत्या की जा सकती है। हत्या अंतिम विकल्प था, इसके पहले के अनेक विकल्प थे। कर न देना, राज्य छोड़ करके चले जाना, वगैरह वगैरह। कुछ बात आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रही है, हल्का फुल्का। तो देखिए, अगर थोड़ा संस्कृत का मैं बोल दूं तो उससे कोई घबराहट की आहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको मैं हिंदी में भी कह रहा हूं। अब संस्कृत में वहाँ का है तो हमको ध्यान आ जाता है, तो मैं उसकी चर्चा कर देता हूँ। अब देखिए, सेना मुख्य रूप से 4 प्रकार के दुर्ग और सेना का गठन। देखिए, ये एक एक विषय है जिस पर VRR दीक्षितार ने इतनी मोटी किताबें लिख दी है, तो वो तो एक जगह से नहीं संक्षिप्त होगी। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि कौटिल्य पहली बार राजकोष को बहुत सशक्त बनाना चाहता है, और ये स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्ञः कोशक्षयादेव जायते बल संचय है। ये महाभारत का उसको उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि जिस राजा के पास
कोष नहीं मजबूत है, वो बिना पैसे का मर्द मतलब भूसी है। हमारे यहाँ देहातों में कहावत कही जाती है कि स्त्री का जो है वो पति पति होता है और पति का पति जो है वो पैसा होता है। देखिए कितना रियलिस्ट अप्रोच, कौटिल्य पूरी तरह से रियलिस्ट है। ये पॉइंट जो है मैं वो करना चाहता हूँ। और इतना ही नहीं, अगर सुहृद का जो 7वां तत्व है वो एलाई का तत्व है। जब 1971 में 3 दिसंबर को शेख मुजीबुर रहमान के विरुद्ध पूर्वी पाकिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, तो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, अगर आपको याद होगा तो। उस समय चीन के साथ वो रूस के साथ दोस्ती करके भारत ने अपनी मुक्त वाहिनी की सेना वहाँ भेजी थी, और सेना वही लड़ी जिसमें जनरल नियाजी के सामने, जनरल अरोड़ा के सामने जनरल नियाजी, जबकि दोनों क्लास फेलो थे, दोनों देशों के प्रधान सेनापति थे, 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था, जिसे बाद में इंदिरा गांधी ने छोड़ा, अगर आपको मालूम हो। अब ये कैसी नीतियां हैं हम उन पर फिर से आते हैं, लेकिन आपको इसका वो स्मरण दिला दे रहे हैं। पहली विश्व की पहली महिला थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने सबसे पहले बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की। आज भी इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से किसी भी न्यूली इमर्ज कंट्री के लिए ये आवश्यक है कि उसे विश्व के किसी न किसी 192 देशों में से किसी न किसी एक देश का समर्थन मिले कि वो इसका समर्थन करता है। अब कहाँ भूल गए, 4th सेंचुरी BC से सोच रहे हैं कि 2400 वर्ष में वहीं हो रहा है। कितना रिलेवेंट है कौटिल्य, इस चीज़ की ओर मैं आपको संकेत करता हूँ, और लेकर पूरे सिस्टम को चलता है। अर्थशास्त्र में दोनों धारणाएं हैं। एक धारणा राज्य के सावयव सिद्धांत की है, और एक धारणा जो अभी मैंने जिक्र किया सामाजिक समझौते की है। ये सावयव का सिद्धांत पूरे नीति ग्रंथों में एक तरह से आया, ये पहले भी था। वेदों में अथर्ववेद के 20वें अध्याय में इसका पूरा वर्णन है, बृहस्पति में इसका वर्णन है, शुक्र नीति में इसका वर्णन है, और उसमें शुक्र में तो स्पष्ट रूप से 4थे अध्याय में कहा कि राज्य वृक्षस्य नृपति मूलम स्कंधाश्च मंत्रिण शाखा सेनाधिप सेना पल्लवा कुसुमानि च प्रजाफलानि भूभागा बीजम भूमि प्रकल्पिता। डिक्लेयर कट ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट जो ले आया गया, जिसको अर्थशास्त्र में देखा गया। जब कौटिल्य सलाह देता है कि अगर किसी भी राजा को अपना आंतरिक प्रशासन में उसके सब चीज़ें आ जाती हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से लेकर के और स्ट्रेटजिक पॉलिसी, आजकल हम लोग सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर की इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है वो चर्चा करते हैं। कौटिल्य में ज़बरदस्त सॉफ्ट पावर है। वो कैसे बहुत सारी चीज़ों पर इतना ये व्यापक है कि हमको थोड़ा थोड़ा उसमें से काट के निकालना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे कौटिल्य पर ये करने के लिए जब मैं पढ़ाता था तो 2-2 पीरियड वाला 6 लेक्चर लेता था, तब धीरे धीरे इसकी बात फरियाती थी। यहाँ इसको इसी परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा देख लेने की आवश्यकता है। जिस ये पहली बार हो रहा है कि धर्मशास्त्र कहते हैं कि इष्टापूर्त नष्ट हो जाएगा, और कौटिल्य कहता है कि राज्य सहित राजा ही नष्ट हो जाएगा अगर वह प्रजा रक्षण नहीं करता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये जनहित के लिए, लोक कल्याण के लिए, प्रजा रक्षण के लिए ये चीज़ें आई हैं। अहम तो रक्षित्वा यो न रक्षति भूमिपः स संहृत्य निहंतव्य स्वेव सोन्माद कातरः, जैसा मैंने आपको बताया।
अब भाई देखिए, समाज तो एक ऐसा बना कौटिल्य में जो पूरी तरह से सेकुलर है, और जो रिलीजियस फैनाटिसिज्म था उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। समझने की बात यह है, तो और चीज़ें अपने आप, इसका मतलब नहीं कि कौटिल्य के लिए धर्म का कोई माने नहीं था। कौटिल्य इज़ नॉट माइकियावेली, प्लीज़ रिमेंबर इट। माइकियावेली ये 1527 में मरा है। प्रिंस ऑफ डिस्कोर्सेज, आर्ट ऑफ वार उसकी बड़ी मशहूर किताब थी। माइकियावेली को कभी कभी कौटिल्य से तुलना की जाती है, लेकिन ये तुलना बड़ी ओछी है। कौटिल्य बहुत गंभीर है। उसके सामने खाली इटली के एकीकरण की समस्या थी, क्योंकि वो चाइल्ड ऑफ रेनेसां था, जिसको डनिंग ने अपनी किताब में बताया है। कौटिल्य उससे बहुत आगे है, बहुत आगे है। और ये जो, जैसे वो क्या कहते हैं, एक राइटर हैं, नाम मुझे इस समय उनका थोड़ा भूल रहा है, उन्होंने कहा कि साहब कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, उस अर्थशास्त्र में जो चीज़ें दी हुई हैं वो पूरी तरह से भौतिकतावाद की ओर ले जाती हैं। अरे नहीं भाई, तीनों दर्शन को समझने की कोशिश करिए। धर्म अगर पूरी तरह अध्यात्म की ओर ले जाता है, और नीति शास्त्र अगर उसे भौतिक जगत की आवश्यकता के अनुरूप प्रतिपादित करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि यह भौतिक आवश्यकता लोकहित और जन कल्याण की है। ये केवल सुखवाद नहीं है। सुखवाद की हेडनिस्टिक फिलॉसफी बेंथमाइट प्रिंसिपल से आती है, जो हेल्वेटियस के विचारों में बढ़ती है। जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते होंगे वो इतना जरूर जानते होंगे कि द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट मेंबर, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत, वो इंडिविजुअलिस्ट अप्रोच है प्योरली। यहाँ मैं ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों विधाओं के बीच का जो अंतर है, जब हम उसको समझेंगे तो अच्छी तरह से समझेंगे। अब जो समाज बना, अब जो राज्य बना, अब जो शासन प्रणाली बनी, वो लोकहित, जनहित पर आधारित, लौकिक मूल्यों पर आधारित, पारलौकिक नहीं, और मानवीय और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित की गई। बड़ा लंबा, अब देखिए मनु से एक छोटा सा उदाहरण देते। मनु कहते हैं कि एतद्देश्य प्रसूतस्य सकाशात जन्मना सोम सोम चरितम शिक्षरेन पृथिव्याम सर्वमानवा। मानव धर्म शास्त्र में यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ, ये कहता है कि श्रुति, स्मृति, सदाचार और सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेल्फ राज्य के चारों आधार हैं। पिछले 3 आधारों में जो सेटिस्फाई न कर सके सेल्फ को, वो मान्य नहीं होगा। यह कौटिल्य ही है जो इसको कहने का साहस कर रहा है। अब उसका वो आर्थिक सिद्धांत देख लीजिए कुछ बिंदुओं को लेकर। अगर आप लोग कभी 8 आने ही दाम था 1965 में एक बुक प्रकाशित हुई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रेस से, उसके लेखक थे डॉक्टर श्याम लाल। अगर किसी ने पढ़ा होगा उसका ध्यान गया होगा। किताब का नाम था राजशास्त्र प्रणेता। दूसरी किताब भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रेस ने ही छापा था। उस किताब का नाम था कौटिल्य की राज्य व्यवस्था। अब आप ध्यान से देखिए, आज के ज़माने में जवाहरलाल जी नाम से जिंदा हैं, यही क्या कम है। मैंने देखा उन पर एक व्याख्यान भी है, ये बड़ी खुशी की विषय है। वरना अगर वो कायदे से सशरीर मिल जाते तो पता नहीं कहाँ भेज दिया जाता उनको। गनीमत ये है कि वो 27 मई 1964 को ही हाथ जोड़ लिए, और गांधी जी का हिसाब किताब हम लोगों ने 30 जनवरी 1948 को ही कर दिया। उनका नोड्यूज हो गया, दोनों लोग अपनी जगह पर चले गए। इसमें 3 बातें ऐसी हैं जो आर्थिक प्रणाली के अंदर, देखिए
पूग गण ये सब सिस्टम का लीजिएगा तो पूरी अर्थव्यवस्था का टैक्सेशन का काफ़ी लंबा प्रकरण है। सबके लिए अलग अलग लेक्चर, ज़रूरत पड़ेगी तो 1-2 लेक्चर और दे देंगे, क्योंकि इतनी बढ़िया चाय और मिठाई की बात तो हमारा मन कर रहा है कि भाई यहीं घुमा फिरा के कोई बहाना बना के आया करें, लेकिन अब उतना संभव नहीं हो पा रहा है। तो ये 3 प्रकार से उन्होंने अर्थव्यवस्था को विकसित किया कौटिल्य ने। पहला, ऑल दी हैवी इंडस्ट्रीज विच आर सस्टेनिंग द सिस्टम ऑफ द स्टेट, दे मस्ट बी पुट ओनली एंड ओनली इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट। सारे भारी उद्योगों को जिन पर राज्य का अस्तित्व निर्भर है, उन्हें केवल और केवल राज्य की अधीनता में होना चाहिए। दूसरा, और राज्य की अधीनता में ही ना हो, 3 चीज़ें उसमें आवश्यक रूप से हो, जो अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। आजकल तो अर्थशास्त्र का आप सब समझ रहे हैं कि बाजार, कौटिल्य बाजार की आवश्यकता से लिखता था, आजकल बाजारवाद की आवश्यकता है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। बाजार आवश्यक जिन्सों को प्रोड्यूस करता है, बाजारवाद पहले चीज़ों को प्रोड्यूस कर लेता है, उसके हिसाब से बाजार खड़ा करता है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो तीनों में कैपिटल, पूंजी जो लगती है वो, और लेबर, श्रम और मैनेजमेंट, प्रबंधन, ये पहली कैटेगरी में केवल और केवल राज्य का होना चाहिए। आई वुड लाइक टू रिमेंबर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी इनिशिएटेड बाय जवाहरलाल नेहरू लॉन्ग बैक इन 1948, एंड गोइंग थ्रू दैट फार्मूला you are compelled to remember Mahavana Pandit Madan Mohan Malviya's industrial policy which was prepared in 1916। आप मालवीय जी के उसको पढ़िए, उनकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उद्योग की नीति थी। अब देखिए, 2 महापुरुषों को एक जगह तुलना करने लगिएगा तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुपति ने कुनवा जोड़ा। खाली समानता ही, सिमिलरिटी ही नहीं देखेंगे, डिससिमिलरिटीज़ भी होती हैं, उन्हें आपको डिस्टार्ट करना पड़ेगा। अब जो उद्योग बच गए, दे विल नॉट बी पुल्ड इन द पब्लिक सेक्टर लाइक द फर्स्ट वन, अब नाउ दे विल बी अंडर द प्राइवेट सेक्टर। अब क्या होगा, उसके उन उद्योगों के अलावा शेष उद्योग में जनता की भागीदारी होगी, और वह भी जो है वो अपनी पूंजी, प्रबंधन और श्रम को उसमें लगाएगी। क्या आज की मिक्स्ड इकोनॉमी की जो पॉलिसी है वो इससे ज़्यादा कुछ और हो तो बताइए, तो कौटिल्य रेलिवेंट है कि नहीं है? आज आप देखिए। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, इसका आधार केवल जन कल्याण ही हो सकता है, नॉट द प्रॉफिट मोटो। इसलिए तीनों चीज़ों पर ध्यान रखिए, उत्पादन, उपभोग और वितरण। पीडीएस सिस्टम जो लेटेस्ट वन चल रहा है, कौटिल्य इसका कब से इशारा कर रहा है। कि हमको याद है कि काशी के बारे में एक श्लोक आया है कि जगत भरता यो भिक्षु भूतावासो निकेतनः विश्वगोप्ता दिग्वासा तस्मै कस्मै नमो नमः। भगवान शिव की प्रार्थना काशी में की जाती है कि दुनिया को तन ढकते हैं, अपने छाल वगैरह पहने हुए हैं, सबका भरण पोषण करते हैं, अपने ऐसे ही विष पी के आराम कर रहे हैं। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो, और दुनिया में कोई प्रशासन ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे लोग प्रशासन तो 125 वर्ष की देन है, अमेरिकन्स के दिमाग की खुराफाती उपज है। असली तो लोक प्रशासन गंभीरता से कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में छिपा हुआ है। तो ये देखिए कितनी रेलिवेंट बातें हुई हैं कि नहीं हुई हैं। अब उसी तरह से आप चले आइए इंटर स्टेट रिलेशंस पर, जिसे आप लोग दूसरे शब्दों में मंडल सिद्धांत कहते हैं। इस मंडल सिद्धांत में जो 72 चौकड़ी राज करने वाला जो बिजगीसु है,
उस विजिगीष के लिए चतुरांग चक्रवर्ती नरेश है ये विजिगीष, उसको अपने पीछे के और अपने आगे के इन राज्यों को, अब सबका नाम लेके व्याख्या करूँगा तो बहुत समय लेगा, उन्हें मिला पानी। चलिए अब तो सोचे कि हम पानीदार हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन बोलते बोलते आदमी बेपानी हो जाता है। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, अरे भाई मुझे याद है, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं, सोचा कि आप सुन रहे हैं कि नहीं, इसलिए मैंने पूछा। तो आप ध्यान से देखिए, वो दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय जगत में आज भी नैतिकता का कोई सिद्धांत हो, मैं आपको 10 उदाहरण अभी देने जा रहा हूँ। तो कौटिल्य रेलिवेंट है कि नहीं है, इस पर तो मैं बाद में आऊँगा। वो कहता है कि 3 तरह से युद्ध करे राजा। फॉरेन पॉलिसी का मतलब, ये लोग तो विद्वान हैं फॉरेन पॉलिसी के, मैं तो अनाड़ी हूँ, ये लोग जेएनयू के खिलाड़ी हैं। तो फॉरेन पॉलिसी की जो है वो नेशनल इंटरेस्ट होती है कि नहीं होती है? राष्ट्रीय हित की चाबी से ही विदेश नीति का ताला खुलता है, और जहाँ गृह नीति ख़त्म होती है वहीं विदेश नीति शुरू हो जाती है। ये भी ठीक है ना। अब मार्गेंथाउ से लेकर हम लोग मार्टन कापलान, जॉर्ज लिस्का होते कहाँ से कहाँ चले आए। कौटिल्य ये कहता है कि युद्ध 3 तरह से, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। युद्ध और प्रेम में हर चीज़ जायज़ है। प्रेम में ही आप इतने सैंडल खाते हैं कि दिल दिमाग का हैंडल ठीक हो जाता है। उसके बाद ईश्वर न करें ऐसा हो, और अगर ऐसा रहे तो मैं आपको सतर्क होने के लिए आगाह भी कर दे रहा हूँ। कौटिल्य कहता है कि युद्ध 3 तरह का होगा। एक तो प्रकाश युद्ध होगा, दूसरा कौन सा युद्ध होगा? कूट युद्ध होगा, और तीसरा बोलिए, वह तो वही हो गया ना, दूसरा वही छत पाए क्या और कहीं अलग। तूष्णी युद्ध, प्रकाश युद्ध में सीधे डिक्लेयर होकर के आमने सामने सेनाएं लड़ेंगी। रोज डिक्लेरेशन देख रहे हैं सोवियत रूस और उसका, क्या जितना बम बरसाया, कल उतना बम बरसाया, इतना दहशत फैलाते हैं। कूट युद्ध वही छल प्रपंच वाला युद्ध है। और जरा आप बताइए कि आज कोई भी देश ऐसा बताइए जो छल प्रपंच में विश्वास करके अपना इंटरेस्ट न सॉल्व कर रहा। तीसरा तूष्णी युद्ध है। कौटिल्य कहता है कि अगर जो शत्रु राजा है, अरे हल्का सा जहर दे देने पर मुख्तार अंसारी की तरह चला जाए तो वो सबसे अच्छी बात है। अब आप सोचिए, अबे तो मैंने वैसे ही कह दिया चूँकि मुख्तार जी हम। तो अब सवाल ये है कि प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध, सारा छल प्रपंच, मैकमोहन लाइन से लेकर गलवान घाटी तक चीन ने क्या किया था भारत के साथ? कूट युद्ध ही ने कर रहा है या कोई दूसरा युद्ध कर रहा है? और सबसे बड़ी हरकत उसने 1962 में किया, जब 1954 में चाउ एन लाई के साथ भाई भाई का नारा देकर 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण कर दिया, और भारत कितना जो है उसके लिए नुकसान उठाया। उसी में लोग कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की नीति जो है वो फेल हो गई, लेकिन अगर वहाँ कौटिल्य नेहरू जी के मन में रहे होते, नेहरू जी बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, दुनिया के माने जाने स्टेट्समैन में मैं उनका स्थान रखता हूँ। जो पढ़ेगा ध्यान से उनको वही समझेगा, और बाकी जो मैन माइनस माइंड हैं उनके समझ में नेहरू नहीं आएंगे। वो तो जो लोग बोल रहे हैं उसी सुन के दोहराएंगे। और तूष्णी युद्ध के अंतर्गत अगर हम 1 मिनट के लिए यह मान भी लें कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या नहीं हुई, उनकी डेथ अपने से भी हुई, लेकिन एक बार ये पूरा वो हुआ था कि ताशकंद में उनकी हत्या कराई गई। ये कहने के लिए, केवल उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, इसमें कहीं कोई सत्यता हो न हो उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तब वो कह रहा है कि तब चढ़ाई का मतलब कैसे हो?
आपने देखा होगा पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने गैलवन घाटी के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया उसमें मौसम का पूरा हवाला दिया गया था कि नहीं, जो लोग देखे होंगे टीवी। कौटिल्य क्या कहता है कि सारी प्रकृतियाँ, सातों, सारे संसाधन, संपूर्ण सेना, मौसम, सुरक्षा का दृष्टिकोण और युद्ध से हानि होगी कि लाभ होगा, इन छहों का ध्यान रख करके तब युद्ध लड़ा जाए। ये देखिए, ये वो कहना क्या चाह रहा है। वो कहता है कि अगर शत्रु ज़्यादा बलशाली है और ठीक ठाक है नहीं तो उससे युद्ध लंबा अगर चलेगा तो अगहन और पूष में आक्रमण करिए उसके महीने में। और वही व्याघ्रलोमड़ी नीति, हल्का फुल्का हो तो वर्षांत में भी गड़गड़ा के उसके ऊपर चढ़ जाइए और वो जो है क्या कहते हैं उसको अपने राज्य के अधीन कर लीजिए। कौटिल्य एक थोड़ा सा एक प्रसंग डाल दे रहा हूँ स्वाति जी। अगर आप में से जो इतिहास के विद्यार्थी होंगे उन्होंने समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में पढ़ा होगा। समुद्रगुप्त इतिहास में ऐसा हुआ जो महाराजा रघु के बाद केवल उसी ने धर्म विजय की थी। कौटिल्य धर्म विजय वगैरह का नाम भी नहीं लेना चाहता। उस समय समुद्रगुप्त के बारे में ये श्लोक आया है रघुवंश के 7वें सर्ग में कि तामूली नाम दलेस्तत्व विरचित पान भूमि नारिकेल समायोद्धा पापरवंत पुरुष गृहीत प्रतिमुक्त से सधर्म विजयी नृप श्रियम महेंद्रनाथ से जहार तुन मेदिनी। खाली धन खजाना उसका लूट लिया, जमीन ज्यों का त्यों छोड़ दिया। कौटिल्य में ऐसा कुछ नहीं है। वो इस बात का मानने वाला है कि देखिए लड़ेंगे, युद्ध होगा, नेशनल इंटरेस्ट में युद्ध होगा, लेकिन युद्ध के बाद विजित प्रदेश में ऐसी व्यवस्था करने का राजा को आदेश देता है कि वो पहले के राज्य से भी बहुत श्रेष्ठ हो, ताकि जनता यह समझे कि राजा कोई हो गया हो, उसके हितों में और अभिवृद्धि भी हो रही है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जहाँ बसै सब सोई देशु, जोई प्रतिपालय सोई नरेशु। आप देखिए, मतलब इन चीज़ों को आप खुद ध्यान से देखिए। आज दुनिया के सब देश, अमेरिका क्या कर रहा था डिगो गार्सिया में, आप बताइए, आप लोग तो इंटरनेशनल रिलेशंस के हैं, क्या कर रहा था? सैनिक अड्डा बनाकर उपकार कर रहा था। डोकलाम का इतना बड़ा विवाद क्यों हुआ था? वांगचुक चाहे भले मोदी जी को अपने देश का सबसे बड़ा अवार्ड दे दें, लेकिन वो सब चाइना की खुराफात की पॉलिसी थी। चीन उस रास्ता बनाना चाहता था, भारत के हित को अवरुद्ध करना चाहता था। उसमें कौन सी नीतियां काम करेंगी? और जिस समय अभेद्य दुर्ग जैसा किला बना करके जर्मनी से अपनी रक्षा सेकेंड वर्ल्ड वार में इंग्लैंड कर रहा था, तब क्या कर रहा था? वो कौटिल्य के युद्ध कला की नीति ही थी। शासन कला और युद्ध कला, ये दोनों में उसके विचार निष्णात हैं। और कहता कि इतने से काम नहीं चलेगा। फॉरेन पॉलिसी में खाटगुण नीति को वह ले आया। संधि, विग्रह, आसन, यान, द्वैधी भाव, इस सब को ले आया। अब जैसे द्वैधी भाव का एक उदाहरण देखिए, ये सब पर हमारे पास कहने के लिए है मटेरियल, लेकिन ज़रूरत नहीं है, बड़ा विस्तृत हो जाएगा, ऐसे ही देर हो जाएगी। तो वो किस तरह से इस चीज़ को आपके सामने रख रहा है। जब 1971 में हमने देखा कि अमेरिकन बेड़ा आ गया है हिंद महासागर में, तो सीधे रूस की मदद ले करके इंडिया ने पूर्वी पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान की मदद की कि नहीं की? ये 1971 कई दिन बीते हुआ है, केवल 53 साल हो रहे हैं। तो ये रेलिवेंस है कि नहीं है 21st सेंचुरी में? और कहता है कि ये तीनों तो हैं, आश्रय, संश्रय, ये सब, उसमें ये द्वैधी भाव की नीति, 6 में से खाटगुणी द्वैधी भाव लगाया। एक को मिलाओ और दूसरे को तोड़ो, ये करके। और इंदिरा जी ने 1971 में क्या किया? वो भी क्या की?
जी का जंजाल बना था दोनों तरफ का, पाकिस्तान 1000 किलोमीटर की दूरी पर बस के, भारत के इधर भी उधर भी। तो उन्होंने धीरे से बांग्लादेश को स्वतंत्र करा दिया, वो एक चैप्टर है, क्लोज हो गया। हुआ ये नहीं हुआ, तो वो एक रेलिवेंसी है कि नहीं। कहता इतने से काम नहीं चलेगा। चरई ही पश्चिम किरा जाना, राजा लोग अपने चरों के माध्यम से देखते हैं। जो गुप्तचर विभाग और चर हैं, इनके लिए उसने कहा कि फॉरेन पॉलिसी तब सधेगी जब दूत अपॉइंट किए जाएंगे। आजकल भी देखिए एम्बेसडर्स अपॉइंट होते हैं, चार्ल्स डी अफेयर अपॉइंट होते हैं। क्यों होते हैं? सरकार तुरंत उनको बुला के कह रही है कि अरे भाई वो ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ये लोग क्यों परेशान हैं, केजरीवाल को हम बंद किए हैं तो हमारे मामले में दखल क्यों दे रहे हैं। आप जो रोज़ सुन रहे हैं, मैं अपने घर से नहीं कह रहा हूँ। एंड नाउ दे हैव बिकम व्याकुल भारत कि अरे ये क्या हो रहा है। तो 3 तरह के उसने उसको किया। आज कैटेगरी वो 4 हो गई है। पहला जो है वह निःसृष्टार्थ, दूसरा परमितार्थ और तीसरा शासनधर। ये कैटेगरी थी उनकी। निःसृष्टार्थ वो थे जो मंत्रियों के बराबर योग्यता रखते थे, एंड दे हैड फुल राइट टू गिव देयर ओन डिसीजन ऑन दिस पार्ट। तो द्रौपदी के मना करने पर भी कृष्ण जी जा करके कौरवों की सभा में और क्या कर रहे थे। जब दुर्योधन ने कहा कि अरे वाह 5 गांव क्या, शुच्यग्रे दातव्यम बिना युद्ध ने केशवा, कहा कि बिना युद्ध के सुई के नोक बराबर भी नहीं दूंगा, 5 गांव तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। दुनिया के इतिहास में भगवान श्री कृष्ण अव्वल दर्जे के कूटनीतिज्ञ रहे हैं, डिप्लोमेट। के.एम. पनिकर की किताब डिप्लोमेसी इन इंडिया, उसको पढ़िए। अब सवाल इस बात का उठता है कि दूसरा जो है वो परमितार्थ है, जिसके पास योग्यता 1/4 कम हो लेकिन 75% हो। यो योग्यता राष्ट्र के हितों के अभिवर्धन की है, नेशनल इंटरेस्ट के, इसके लिए वो फॉरेन पॉलिसी के आर्गन्स के रूप में आ रहे हैं। और तीसरा शासनधर, ये आधी योग्यता वाला होता है। हनुमान जी क्या थे? हनुमान जी को लंका में, समय है ना 10-5 मिनट अभी, प्रतिमा जी आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है? हाँ, तो हनुमान जी को ध्यान दीजिए, वो हम लोग पढ़ते कम हैं, मतलब मैं स्वयं के लिए कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं। कभी कभी चीज़ों को भूल जाते हैं। जिस समय हनुमान जी लंका में गए तो आप देखिए ध्यान से, चले उनाई सिर बैठे बागा खाए, फल तर तोरण लगा रहे, जहाँ बहु भट्ट रखवारे, कछु मारे कछु जाय पुकारे। 4 तरह के योद्धाओं को अपॉइंट किया था रावण, भट्ट, सुभट्ट, भट्टा भट्ट और महाभट्ट। अब सबका मान वर्धन किया हनुमान जी ने। इसके बाद वो पूंछ जलने के बाद, लंका जलाने के बाद, तब न सीता जी के यहाँ पहुँचे थे। वो पकड़ करके गए। अब उसमें बड़ा प्रसंग है, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, देख जिसे उपजा अधि क्रोधा, अति विशाल तरुए को उपारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा, वगैरह वगैरह। तो हनुमान जी को वहाँ जाने पर रावण कितना नाराज हुआ कि है बंदर, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी अशोक वाटिका में आने पर। जवाब देखिए हनुमान जी का, भाई जिनमें मारा तिनमें मारा और तापर बांधे तरह तुम्हारा। कहा कि हमको जो आप मारेंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा। ये T.S. ग्रीन की डेटरेंट थियरी, जो दंड के 3 सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जिन्होंने हमको मारा हम तो उन्हीं को मारे, और ऊपर से आपका लड़का हमको बांध के ले आया है, ऊपर से आप पूछ भी रहे हैं। तो कहे कि डाल टहनी क्यों तोड़ो अशोक वाटिका की? भाई खायो फल लागी मोहि भूखा, कपि स्वभाव से तोरे रूखा। फल तो इसलिए खाए कि भूख लगी थी, तो फल न खाते तो क्या करते? भूख नेचुरल राइट है, और ऐसा करके नेचुरल जस्टिस जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर खड़ा है पूरा का पूरा, उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। नेचुरल राइट थियरी जॉन लॉक की जो है कुछ इसी तरह की विवेचना करती है, वो अलग का प्रसंग है। तब विभीषण कूदा बीच में,
दूत अबध्य है, बध्यमान नहीं है, न उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, न बांधा जा सकता है, न कारावास दिया जा सकता है, न दंड दिया जा सकता है। आज भी आप देखें दूतावास के कर्मचारी बुला लिए जाते हैं, वहाँ उनका कुछ नहीं होता। ध्यान दीजिए कौटिल्य कितना रेलिवेंट है। विभीषण आके कहा कि नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरुद्ध न मारिय दूता। रावण से उसने कहा कि मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं, ये नीति के विरुद्ध है, दूत के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता, वो अबध्यमान है। आज पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस पे आप इस सिस्टम को देख लीजिए तो आपको कुछ सच्चाई दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है। खुद देखिए इन चीज़ों को। और इन बाद में अब तो चूँकि जो कुछ होना था वो तो पूरा का पूरा प्रसंग जो है वो आप जान ही रहे हैं। आज 20वीं शताब्दी में 21वीं शताब्दी में कौटिल्य का अर्थशास्त्र सेकुलर वैल्यूज़ के लिए जाना जाता है। आजकल सेकुलर की व्याख्या ही उल्टी कर दी गई ना। सेकुलर का वेस्टर्न मतलब था कि द स्टेट मस्ट मेंटेन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द रिलीजन्स। धर्म राज्य का विषय नहीं होगा, वह लोगों का विषय होगा। भारत में इस स्वरूप को समझने के लिए ये आवश्यक है। अगर आप में से कहीं वो किताब मिले, एक बहुत अच्छा उसमें है 7 अक्टूबर 1977 को हिंदी के बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने 3 रेडियो पर लेक्चर प्रकाशित किया था। उनका विषय था व्यक्ति बनाम समाज बनाम राज्य। कभी भी भारत में व्यक्ति बनाम समाज बनाम राज्य रहा ही नहीं। गांधी के पूरे चिंतन में राज्य द स्टेट वाज ब्रस्ट साइड, एक किनारे कर दिया गया, नॉन वायलेंट सोसाइटी खड़ी की गई। ये वो देश रहा। जनता की जो इच्छाएं थीं, जो उसके विचार थे, जो उसकी सोच थी और जो उसके परिष्कृत परंपराएं थीं वो महत्वपूर्ण थी। स्टेट का इंटरवेंशन तो पहली बार मौर्य काल में तब आया जब धार्मिक समूहों के बीच, मठों के बीच में संघर्ष हुआ। तो कहने के लिए मित्रों अब अनेक बातें हैं, पर इतने से ही काम चला रहा हूँ और फिर अगर कभी मौका मिला तो देखा जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने धैर्य से सुना। Thank you, sir. It is always treat to listen to sir. The way he reflected on the rich tradition of Indian political thought, ranging from Mahabharat, Vedas to Dharma Shastra, Arth Shastra, Niti Shastra, and the Arth Shastra of Kautilya and his political thought. The distinction between Dharma Shastra and Arth Shastra, the Mandal theory of Kautilya, and the relevance of Kautilya in the contemporary times, ranging from foreign policy to domestic politics and its various aspects, social, economic, political, cultural, and moral. So thank you so much, sir, for enlightening us.